हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है बहुपद। इस वीडियो में बहुपद से जुड़ी आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा बहुपद को लेके, बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। यानी बहुपद का पूरा सफाया इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो बहुपद से जुड़ी अगर आपके माइंड में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करते हैं अब बहुपद पे कि बहुपद क्या है। देखिए, ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें बहुत से चिन्ह हो व पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है बहुपद। अब पद किसे कहते हैं, अब टर्म किसे कहते हैं, इसे हम जान लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि क्वेश्चन का a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पे पावर 4 और ऐसे अनंत तक an और लास्ट में x पे पावर n तक का हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, ये एक इक्वेशन हम लिए हैं। अब इसमें देखते हैं आप, इसमें केवल एक ही चिन्ह यूज हुए हैं, केवल पॉजिटिव का, प्लस का। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, माइनस। ठीक, अब जहाँ जहाँ यह प्लस का सिंबल है, जहाँ जहाँ वह इस समीकरण को पदों में डिवाइड कर रहा है, वह इस समीकरण को पदों में डिवाइड कर रहा है। यानी इस प्लस के पहले एक पद है और इस प्लस के बाद एक पद है, यानी यह दूसरा पद है, और यह दोनों प्लस के बीच में तीसरा पद है, यह चौथा पद है, यह पांचवा पद है, और यह नवां पद है। यह अनंत तक गया है, यानी एन का वैल्यू जो लेंगे उतने तक यह जाएगा। तो यही हमारे क्या है, पद हैं। यानी प्लस और माइनस के जो सिंबल होते हैं वह पद डिवाइड करते हैं, टर्म डिवाइड करते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो एक इक्वेशन हमने लिया है, तो इसमें देखिए बहुत सारे सिंबल हैं, केवल हमने प्लस ही लिखा है, या माइनस भी हो सकते हैं। ठीक, और बहुत सारे टर्म हैं, टर्म काउंट नहीं किए हैं, यानी यह एन तक है, एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारे पद आते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं, जिसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें भी देखिए तीन पद आए हैं, इसमें तीन पद आए हैं और दो सिंबल आए हैं, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये भी हमारा बहुपद है। केवल 4x ले सकते हैं, ये भी हमारा बहुपद है। यानी ऐसे बीजगणितीय समीकरण जिसमें बहुत से चिन्ह और बहुत से पद हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है, इसका मानक रूप जो होता है यही रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। अब इसमें जो बहुपद जो समीकरण हमने लिखा है इसके कुछ टर्म है, पहले उसे हम जान लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है a0 a1 a2। अब यह क्या होता है इसे हम जानते हैं। यहाँ हम लिखेंगे जहाँ a0 a1 a2 और an, यह सभी क्या हैं, आर रियल नंबर से, सभी क्या है, रियल नंबर हैं। रियल नंबर जो हमने स्टार्टिंग में ही रियल नंबर के वीडियो में डिस्कशन किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ a0 a1 a2 और an क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। और यही जो a0 a1 a2 an जो हैं, यही इस बहुपद के यक्स के गुणांक हैं, कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। यही इस समीकरण के कोएफिशिएंट हैं। कोएफिशिएंट यानी जिसे हम गुणांक कहते हैं। गुणांक यानी गुणा का अंक, गुणांक यानी गुणा का अंक, यही क्या है, हमारा कोएफिशिएंट भी है, जो हमारा a0 से लेके an तक है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने दूसरा टर्म लिया, इसमें क्या है, a1 है और x है। तो x तो हमारा वेरिएबल है और a1 हमारा क्या है, नॉन वेरिएबल है। यानी यह चर राशि है, यह अचर राशि है। तो चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा हुआ रहता है उसे ही हम गुणांक कहते हैं, यानी गुणा का अंक। तो इस यक्स में a1 का गुणा हुआ है, इसलिए इसे हम यक्स का गुणांक कहेंगे। यानी इस समीकरण में यक्स का गुणांक क्या है, a1 है। अगर बात करें इस पद की, तो इस पद में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a2 है। ठीक, तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे कोएफिशिएंट या गुणांक क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद तो हमने पढ़ लिया, अब इसका मानक रूप क्या होता है इसके बारे में हम जान लेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या पिछले कक्षाओं में पढ़ लिए होंगे। आरोही क्रम को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर
और वही क्रम को कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। यह क्या होता है आप जान लीजिए। आरोही क्रम किसे कहते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ अगर हम जाएं, छोटे से बड़े की तरफ अगर हम बढ़ते जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ अगर हम आए तो उसे हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम कहेंगे। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया होगा। ठीक, तो इक्वेशन में भी हमें यही देखना है। इक्वेशन अगर कोई हमें दिया गया है, कोई भी बहुपद दिया गया है, तो उसे अगर हमें मानक रूप में लिखना है तो उसे हम क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इन दोनों के ऑर्डर में अगर हम लिख देते हैं तो इक्वेशन हमारा जो है वो बहुपद हमारा जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमने यहाँ दिखा 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे हमें पता करना है। पहले हम देखेंगे इसमें कितने टर्म हैं, तो यहाँ टोटल कितने टर्म दिए गए हैं, 1 2 और 3। यह सिंबल प्लस या माइनस का जो सिंबल है यही टर्म क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी 3 पद दिए गए हैं और तीनों पदों को हमें या तो आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, तब जाके हम इस समीकरण को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या मानक रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब इसे हमें पहचानना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, चर राशि का घात। क्या देखना पड़ेगा, चर राशि का घात। अब देखिए इसमें चर राशि कौन से हैं, जो भी यक्स के टर्म में है वह हमारा कौन सा राशि है, चर राशि है। वेरिएबल टर्म जो है वही हमारा वेरिएबल राशि है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे अधिक घात किसकी है। यहाँ 2 चर राशि आए हैं, यहाँ एक चर राशि आया है यक्स और केवल यक्स। तो पहले टर्म में यक्स है, दूसरे टर्म में क्या है, यक्स स्क्वायर है। ठीक, तो जिस यक्स वाले टर्म का घात अधिक है वह सबसे बड़ा है। अब यक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जिसका घात अधिक है वह हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, 4x स्क्वायर। तो या तो हम इसे सबसे पहले लिख देंगे 4x स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इससे छोटा कौन है, 3x है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 3x। और सबसे छोटा कौन है, जो अचर पद रहता है वो हमारा सबसे छोटा रहता है, तो इसे हमने क्या लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यह हमारा कौन सा फॉर्मेट हो गया, यह हमारा मानक रूप हो गया या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए पॉलिनोमियल या बहुपद का मानक रूप। इसे ही इसके अपोजिट हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे छोटा हमारा क्या आ जाएगा, -5। तो हम सबसे पहले लिख देंगे -5, फिर प्लस लिखेंगे प्लस 3x, क्योंकि ये इससे बड़ा है, और सबसे बड़ा हमारा क्या है, 4x स्क्वायर। ठीक, तो ये भी हमारा कौन सा रूप हो जाएगा, ये भी हमारा मानक रूप हो जाएगा। यानी कोई भी बहुपद हमें दिया गया है उसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो हमारा कौन सा रूप हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बहुपद को किस तरह बनाना है, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा टर्म जो है सबसे बड़ा है, कौन सा टर्म जो है सबसे छोटा है। ठीक, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बहुपद की, बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन टर्म, दूसरा है बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, यानी पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर किसी बहुपद में केवल एक ही पद है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक, यानी इसमें केवल एक पद है, इसका भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे बायोनोमियल, यानी ऐसे बहुपद के जिसमें केवल 2 पद हों उसे हम क्या कहेंगे, बायोनोमियल। तीसरा हमारा रहेगा ट्रायोनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोनोमियल। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मोनोमियल में कौन सा आएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 4x। एक ऐसा बहुपद है जिसमें एक ही पद है, यानी प्लस और माइनस के बाद कोई और पद इसमें नहीं आ रहा है, कोई और टर्म नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल या एक पदीय बहुपद। ठीक, दूसरा हो गया बायोनोमियल या द्विपदीय बहुपद। इसे हम इसमें ऐसे वह बहुपद आएंगे जिसके 2 पद हों, जैसे हम यही लिख सकते हैं 4x प्लस 2। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 और 2, यानी ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद आए उसे हम क्या कहेंगे, बायोनोमियल यानी द्विपदीय बहुपद। तीसरा आ गया ट्रायोनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद आए उसे हम ट्रायोनोमियल कहेंगे, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, जो प्लस का सिंबल है ये हमारा पद डिवाइड करेगा, यानी 1 पद 2 पद और 3 पद। तो जिसमें 3 पद हैं इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोनोमियल या त्रिपदीय बहुपद।
अब इसके बाद अगर 4 पद वाला आता है तो भाई उसे चार पदीय बहुपद कह देंगे। यानी जितने पद रहेंगे, किसी बहुपद में जितने पद रहेंगे उसके हिसाब से उसका हम डिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट या घात के आधार पे। ठीक, अगर कोई ऐसा, इसमें भी कितने प्रकार के होते हैं पहले उसका हम नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे उसके एग्जाम्पल पे। पहला इसमें होता है जीरो पॉलिनोमियल। पहला क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, दूसरा रहेगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तीसरा रहेगा क्वाड्रेटिक। चौथा रहेगा क्यूबिक और पांचवा रहेगा बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायो क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि हो वह क्या हो? जीरो हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि जो है वह जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ax², यह एक एग्जांपल हम लिए हैं। तो इसमें अगर a का वैल्यू हमारा जीरो है, तब यह कौन सा बहुपद हमारा हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। यानी एक जगह अगर जीरो हम रख दें तो इसका मान टोटल कितना आएगा? जीरो। यानी ऐसा बहुपद जिसका मान जीरो ही हो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। अब आ गया लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात जो है एक हो। ऐसा बहुपद जिस पे चर राशि का घात एक हो। जैसे हमने लिखा 4x + 3। ठीक, अब देखिए इसमें चर राशि x आया है, x का घात कितना है? एक है। हमने क्या लिखा है? बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, यानी घात के आधार पे। तो x का घात अगर एक है तो इसे हम कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। अब आ गया क्वाड्रेटिक बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे 4x² + 3। अब देखिए इसमें जो चर राशि आया है x, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। अब आ गया क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या रहेगा? आप समझ सकते हैं, क्यों? बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट है, यानी घात के आधार पे ही है। तो अगर इसमें 3 घात आ जाता है 4x³ + 2, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। ठीक, यानी x का घात इसमें कितना है? 3 है। अब वैसे बायो क्वाड्रेटिक या चतुर्घात आता है, इस पे 4x³ अगर 4 आ गया तो हम उसे क्या कह देंगे? बायो क्वाड्रेटिक या चतुर्घात बहुपद। यानी घात के आधार पे किसी भी बहुपद में अगर जीरो घात दिया गया है, x अगर है उसका वैल्यू अगर जीरो घात दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। अगर x जो दिया गया है उसका अधिकतम घात 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर दिया गया टर्म जो है उसमें x का वैल्यू 2 है तो क्वाड्रेटिक, x का वैल्यू 3 है तो क्यूबिक और x का वैल्यू 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक या चतुर्घात बहुपद कहेंगे। सेम ऐसे ही बेस्ड ऑन टर्म, हमने टर्म के आधार पर बताया, पदों के आधार पर। अगर कोई बहुपद दिया गया उसमें केवल एक पद है तो एक पदी हो जाएगा, 2 पद हैं तो द्विपदी हो जाएगा और 3 पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्यामितीय विवरण पे। ग्राफीय विवरण जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक यानी शून्य, नाम से ही स्पष्ट है। यानी कोई बहुपद अगर हमने लिखा 4x + 3 = 15। अगर हमने कोई बहुपद लिखा 4x + 3 = 15, ठीक, तो इसके बहुपद के शून्यक क्या हैं? अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, शून्यक यानी शून्य। ठीक, अगर इस इक्वेशन को हमने दे दिया था और अगर कह दिया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए या सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसे आप मानक रूप में लिखेंगे, यानी 4x + 3 और इस 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी -15 हो जाएगा बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 4x - 12 बराबर 0। 15 में से 3 घटा देंगे, 12 बच जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन के बराबर हम 0 क्यों लिखते हैं। यहाँ एक इक्वेशन हमने लिखा 4x - 12 बराबर 0, तो यह 0 हम क्यों लिखते हैं? यह 0, इसके बारे में हम जान लेंगे। देखिए, कोई भी बहुपद अगर आपको दिया गया है,
उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। कैसे होता है अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ यक्स जो दिया गया है एक राशि, ठीक, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू -12 है, यानी इन दोनों का वैल्यू तो हमें पता है, यह जो है अचर राशि है, इसका वैल्यू हमें पता है, लेकिन यक्स का वैल्यू हमें नहीं पता है। वो कौन सा राशि है? चर राशि है। तो चर राशि को निकालने के लिए हमें इसे जीरो के बराबर लिखना पड़ता है, यानी किसी भी समीकरण का मान जीरो होता है। अगर यहाँ से यक्स का वैल्यू हम निकाल दें और इसके जगह हम रख दें यक्स का वैल्यू, तो इस समीकरण का टोटल मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकलता है। यहाँ से हम निकालेंगे 4x बराबर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। इस समीकरण में x का मान कितना आया? 3 आया। अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या निकलता है। अगर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या निकलेगा? 4 हो गया, ठीक, समीकरण 1। अब x के जगह कितना आ गया? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब -12 था तो -12 आ गया। समीकरण के दोनों एक पक्ष को हम ले रहे हैं LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा? 4 3 12 -12, यानी 12 में से 12 घट गया, कितना वैल्यू आ गया? 0 आ गया। 12 में से 12 घट गया, कितना वैल्यू आ गया? 0 आ गया। हमने इस समीकरण को 0 के बराबर लिखा और इससे x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू वापस इस समीकरण में रखने पे हमें इस पूरे समीकरण का मान 0 मिल गया। हमने पहले ही आपको बताया कि किसी भी समीकरण का मान हमेशा 0 रहता है अगर उसके चर राशि का मान हम उस समीकरण में भर देते हैं तो। इसीलिए किसी भी समीकरण को हम 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि यह समीकरण बैलेंस्ड होते हैं और उस समीकरण में जो चर राशि आते हैं उसका वैल्यू हम रख देंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए उसको हम 0 के बराबर किसी भी समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए x बराबर 3 रखने पर, x बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तो इस समीकरण का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर समीकरण 4x - 12 हमने शुरुआत में क्या लिया था? 4x + 3 = 15, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लिखा तो 4x - 12 हो गया, ठीक। और इस 4x - 12 में x का वैल्यू 3 हम रख रहे हैं तो इस समीकरण का मान 0 आ जा रहा है। तो इस समीकरण का मान 0 कब आ रहा है? जब x का वैल्यू हम रख रहे हैं। तो x का वह वैल्यू जिसे रखने पर किसी भी समीकरण का मान 0 आ जाता है वही उसका शून्य कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो इस समीकरण में x का मान हमने कितना रखा? 3 रखा, तब इस समीकरण का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समीकरण हमने लिया था 4x + 3 = 15, उसमें इस समीकरण का शून्य कितना है? 3 है, क्योंकि इस समीकरण को ही रखने पे, इस 3 को ही रखने पे इस समीकरण का मान 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य क्या है? किसी भी बहुपदीय समीकरण में x का मान रखने पर अगर वह समीकरण का मान 0 हो जाता है तो x का वह मान हमारा शून्य कहलाएगा, ठीक। अब शून्य क्या है आप समझ गए? शून्य यानी x का वह मान जिसे रखने पर समीकरण का टोटल मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। हमने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 3x + 2 = 11, ठीक। अब इसमें x का मान अगर हमें निकालना है तो कितना निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे 3x + 2 - 11 = 0। यहाँ से निकालेंगे 3x माइनस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 3x = लिखेंगे तो हो जाएगा 9 और x = लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और x का मान अगर इस समीकरण में हम रख दें तो क्या निकलेगा? 3 × 3, नहीं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखना है। तो क्या लिखेंगे हम? 3 × 3 - 9 = 0। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 - 9 = 0। यानी इस समीकरण में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला समीकरण हमने लिखा है उसमें x बराबर 3 अगर रख देते हैं तो इस समीकरण का वैल्यू हमारा 0 के बराबर हो जाता है। यानी इस समीकरण का शून्य क्या है? 3 है। अब इसके हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन पे हम बात करते हैं, ग्राफीय प्रदर्शन पे। शून्यकों का ग्राफीय निरूपण अब हम जानेंगे। जैसे किसी भी समीकरण, इक्वेशन या बहुपद का अगर हम शून्यक निकालते हैं तो उसका ग्राफीय माध्यम से एनालिसिस हम करेंगे कि उसका ग्राफ में क्या महत्व है, या ग्राफ विधि से क्या हम किसी समीकरण का शून्यक हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्राफ क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, उसमें ग्राफ आप समझ लिए होंगे। ग्राफ ऐसे रहता है, इसे हम x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं।
एक्सिस पे दाहिने तरफ जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और बाएं तरफ निगेटिव इंटीजर रहते हैं। वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर पॉजिटिव इंटीजर और नीचे की ओर निगेटिव इंटीजर रहते हैं, ठीक। और यहाँ हम कोई निर्देशांक लिखते हैं, किसी पॉइंट पर निर्देशांक लिखते हैं जिस पे एक्स और वाई का हम क्या लिखते हैं, अक्ष लिखते हैं, उसके निर्देशांक का मान लिखते हैं, ठीक। अब इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमने एक समीकरण लिया 2x+2। अब 2x+2 हमने लिखा तो इसके लिए इससे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 2x+2 बराबर 0, यानी 2x बराबर कितना आएगा -2 और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -1। x का मान हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इस समीकरण को एक माध्यम से और हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ में आप जानते हैं x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आते हैं। तो यहाँ हमने एक समीकरण लिखा है क्या, px बराबर क्या लिखा है, 2x+2 बराबर 2x+2 हमने लिखा है, ठीक। अब इस px को हम मान लेंगे समीकरण y, px को हम लिख लेंगे y, यानी y बराबर हमारा क्या दिया है 2x+2। क्योंकि हमें x और y दोनों का निरूपण करना है, दोनों अक्षों का, तो यह समीकरण हमने लिखा था px, इस समीकरण का नाम हमने px दिया था। अब इस समीकरण का नाम हमने क्या दे दिया, y दे दिया, ठीक। अब इसका सलूशन हम निकालते हैं। हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम x और y का वैल्यू रखेंगे, ठीक। यहाँ हम रख देंगे x, यहाँ हम रख देंगे y। अब देखिए इस समीकरण को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, इस समीकरण को हमें संतुष्ट करना है। यदि x के मान में हम 0 रखते हैं, x का मान हम कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे 73 में 0 हो जाएगा और y का मान केवल बचेगा 2। अब x का मान अगर हम 1 रखते हैं, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा होगा 2 ही रहेगा, 2 2 जुड़ जाएगा यानी 4। इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, जो कि y के बराबर है। तो x की जगह अगर 1 रख रहे हैं तो y का मान हमारा 4 आएगा। अब x की जगह अगर हम -1 रख रहे हैं, x की जगह अगर -1 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी -2 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा 0। इस समीकरण का टोटल मान क्या हो जाएगा 0, यानी y के बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक। अब देखिए, अब यह x और y जो हमने लिया था, इसके 3 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, निर्देशांक मिल गए। पहला क्या मिला है, 0 और 2। आप जानते हैं कभी भी निर्देशांक हम लिखते हैं तो सबसे पहले x एक्सिस का लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस का। पहला निर्देशांक यह हो गया, दूसरा क्या हो गया 1 और 4, तीसरा क्या हो जाएगा -1 और 0, -1 और 0। अब इस पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इसे ग्राफीय निरूपण में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला निर्देशांक हमारा कितना है, 0 और x। तो x अक्ष पे कितना है, 0 है, और y अक्ष पे कितना है, 2। तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या मिल गया, यहाँ मिलेगा, ठीक। x अक्ष पे जाना ही नहीं है, y अक्ष पे 0 है। दूसरा हमारा क्या मिल रहा है, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4। x अक्ष पे हम 1 पे आ गए और y अक्ष पे हम कहाँ चले गए, 4 पे चले गए, यानी दूसरा हमारा पॉइंट मिल गया यहाँ। पहला यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, ठीक। अब तीसरा आ रहा है क्या, तीसरा आ रहा है हमारा x अक्ष पे -1, यानी यहाँ, और y अक्ष पे 0। तो y अक्ष पे चलना ही नहीं है, वो x अक्ष पे केवल -0 आ रहा है। यहाँ देखिए हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, एक यह, पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में तीनों को हम मिला देंगे, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए थे, जो 3 हमने निर्देशांक लिए थे, उन तीनों को मिलाने पे हमें क्या मिल रहा है, एक सरल रेखा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक सरल रेखा या क्या कहते हैं, लाइन मिल रहा है, ठीक। यानी यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद का, क्योंकि यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें x का अधिकतम मान कितना रहे, 1 रहे। इसका एक फॉर्मेट हम यहाँ लिख सकते हैं, y = ax + b, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यानी x का घात अधिकतम 1 होना चाहिए। तो किसी भी रैखिक बहुपद के लिए अगर ग्राफीय निरूपण हम करेंगे तो हमेशा एक क्या बनेगा, सरल रेखा ही बनेगा, हमेशा एक क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। क्योंकि इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स, अभी तो केवल 3 ही कोऑर्डिनेट्स निकालें, इससे ज़्यादा हम निकालेंगे तो उन सब का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलाएगा, एक सरल रेखा मिलाएगा। और यह सरल रेखा, हमें एक चीज़ ध्यान देना है, यह सरल रेखा हमेशा x अक्ष को एक पॉइंट पे काटेगा। x अक्ष को कितने पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट पे। आप देख सकते हैं एक सरल रेखा हमने खींचा है, और यह हमने किसके माध्यम से खींचा है, इस समीकरण के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, समीकरण से जो कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक, उसके माध्यम से हमने इसका ग्राफीय निरूपण किया, तो हमें सरल रेखा मिला, ग्राफीय निरूपण सरल रेखा मिला, जो कि x अक्ष को एक बिंदु पे काटता है, जिसका निर्देशांक ज्यामिति कितना है, -1 और 0, यानी x अक्ष पे -1 और y अक्ष पे 0, इसका वैल्यू हमें यही मिला, इस पॉइंट का। तो यह सरल रेखा x अक्ष को जिस पॉइंट पे काट रही है,
ये जिस पॉइंट पे काट रही है वही हमारा ये इस समीकरण का शून्यक निकलेगा, वही हमारा क्या निकलेगा, इस समीकरण का शून्यक निकलेगा। यानी जो सरल रेखा काट रही है यक्स अक्ष को, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यक्स अक्ष को कोई रेखा जितने बार काटेगी उस समीकरण का शून्यक उतना ही होगा। तो यह यक्स अक्ष को एक बार काट रही है तो इस समीकरण का शून्यक 1 होगा, और जिस बिंदु पे काट रही है वह क्या है, -1 और 0। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना निकल के आ रहा है, -1, और y का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 0। तो हमने जो समीकरण लिखा था 2x + 2, इसमें x का मान हमारा निकल के आ रहा है -1 और y का मान निकल के आ रहा है 0। तो x के जिस मान पे यह समीकरण x अक्ष को काट रहा है या जो मान आ रहा है वही हमारा इस समीकरण का क्या होगा, शून्यक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण के माध्यम से भी किसी बहुपद का शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे पहले इस समीकरण को हमने सॉल्व किया तो x का मान हमारा कितना आ गया, -1, और यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी हम इस समीकरण का मान -1 ला दिए। और यह -1 क्या है, इस समीकरण का शून्यक है, क्योंकि इस समीकरण को अगर यहाँ हम रखते हैं तो यह समीकरण का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 2x + 2 है तो 2 की जगह 2x के हम -1 अगर हम रखते हैं +2 तो इस समीकरण का टोटल मान 0 आ गया। तो किसी भी समीकरण में उसका मान अगर शून्य आता है कब, जब x का हम कोई वैल्यू रखते हैं तो x का वह वैल्यू भी उस समीकरण का शून्यक होगा। तो उम्मीद है दोस्तों शून्यक आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालें, और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हम निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।